सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया। तो आंसर होगा उधमपुर रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। तो साल 2016 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसके दौरान कैप्टन तुषार महाजन की वीरतापूर्ण बलिदान को सम्मानित करने के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पे रखा गया है। और अब ये बदल के क्या हो गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जिनके अभी नाम चेंज हुए हैं और इनका संबंध रेलवे से है। जैसे कि अभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। यह अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलती है। अभी आपको याद है मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पे कर दिया गया और ये इंपॉर्टेंट नाम है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं ये। उससे पहले भोपाल मेट्रो का नाम बदल के भोज मेट्रो किया गया था। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया गया था, नेताजी एक्सप्रेस। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे किया गया था। और आपको याद होगा अभी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये यहीं का है जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। उसके अलावा मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल के प्रयागराज जंक्शन कर दिया। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन कर दिया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर कर दिया। और उत्तर प्रदेश के ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश का जो काकोरी कांड है उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था, ये भी ध्यान रखना। वैसे अभी हमारे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। इनका नाम याद रखना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है ही सही और पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि सभी देशों को रोगी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने के लिए प्रेरित करना। और इस बार की थीम है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। चलो अब सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे होता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे और 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, हिमालय दिवस था। और इस बार 9 सितंबर को हमने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी बनाया, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस था। फिर 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर को 3 डे मनाए, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और अभी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया था। तो ये सितंबर के डेज इनको ध्यान रखना। और सितंबर महीने को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, ये भी याद रखना पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के फिरोजपुर में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। अच्छा, सारागढ़ी का युद्ध आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इस पे आधारित एक मूवी भी आई थी, केसरी नाम की मूवी, अक्षय कुमार ने जिसने रोल निभाया था, जिसमें आपने देखा होगा कि मात्र 21 सिख सैनिकों ने कैसे वीरता के साथ लगभग 12,000 अफगानियों का सामना किया था। और यह युद्ध हुआ कब था? 12 सितंबर 1897 को। और उन्हीं 21 वीर सैनिकों के बलिदान के सम्मान में यह स्मारक बनाया जा रहा है। कहां पे? पंजाब के फिरोजपुर में। यह आप याद रखना। अच्छा, यहां पे स्मारक की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्मारक यानी कि मेमोरियल के बारे में आपको रिवाइज करा दूं। तो अभी ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक ये बनाया गया था ग्लासगो में। और अभी दिल्ली के अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये कहां पे बनेगा? पश्चिम बंगाल में। ये वैदिक तारामंडल का मंदिर है जो कि इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। लेकिन याद रखना प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक ये कहां पे स्थापित किया या कहां पे उद्घाटन किया था? गुजरात के भुज में। और इस स्मारक का नाम रखा है स्मृति वन। जबकि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी किशोर कुमार बसा को।
तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट स्मारक जो आपके न्यूज़ में रहे थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं अपने सेशन की यही खास बात है, जो भी प्रश्न होता है तो उसी से संबंधित एक साल के अंदर अंदर जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे वो सारे एक साथ में आपको लाइन से रिवाइज करा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये एक मिशन मोड परियोजना है जिसके तहत देश के सभी विधायिकाओं के कामकाज को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाने का टारगेट है और विधान मंडलों को डिजिटल बनाने के लिए इसे वन नेशन वन एप्लीकेशन की थीम पर विकसित किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति जी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी याद होगा सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था जिसे कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार। अभी द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर बुक भी आई थी जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। इसको लिखा है कस्तूरी रे ने। और इन्होंने 7वें धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया भोपाल में। भोपाल में ही इन्होंने उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव का भी उद्घाटन किया और इन्होंने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का उद्घाटन किया था। अभी गुजरात में इन्होंने आयुष्मान भव अभियान भी शुरू किया था। तो ये इनसे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महिला, यूनाइटेड नेशन वुमेन। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? जेंडर स्नैपशॉट 2023। इसको संयुक्त राष्ट्र महिला ने जारी किया। और ये रिपोर्ट क्या बताती है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी प्राप्त करने की जो प्रगति है, उनकी जो प्रोसेस है, उस पर ये रिपोर्ट बताई गई है। और याद रखना, इस रिपोर्ट में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात की गई है? तो जेंडर इक्विलिटी पे बात की गई है कि उसमें हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कौन से नंबर का है जो जेंडर इक्विलिटी के बारे में बात करता है? तो अभी तो उत्तर मैं दे रहा हूं, SDG नंबर 5। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है। कब तक पूरा करना है? 2030 तक। ये सबको पता है। और आप में से कोई अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये लाइन उनके लिए है कि इस पे एक टोटल ट्रिकी वीडियो मैं आपको बना करके दे चुका हूं। जिसने देखा है ये सारे वो याद कर चुके हैं। 10-11 मिनट का वो वीडियो है। अगर नहीं देखा तो जाकर के देखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। कहाँ मिलेगा वीडियो? सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च मारना आप तो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स क्रैक एग्जाम, ऊपर ही ऊपर आ जाएगा अपना वीडियो। और ये गारंटी मेरी है कि एक बार वो वीडियो देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस बहुत धीमी हो गई है और इस तरह से अगर हम चलते रहे तो इसे 2030 तक पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी बैठक कहाँ पे होती है? जेनेवा में ही होती है। अभी आपको याद होगा इसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी किया था जिसमें भारत 127 नंबर पे था और टॉप पे आइसलैंड था। बाकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1961 में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, 1972। अब आप लोग मुझे बताओ, 5 जून को एक डे मनाते हैं हम, कौन सा डे मनाते हैं? और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्मैश। तो ITI लिमिटेड ये एक सरकारी कंपनी है और अभी इसी ने एक माइक्रो पीसी लॉन्च किया है और उसी का नाम रखा है स्मैश। और इसे किसके सहयोग से इसने बनाया? तो आंसर होगा इंटेल। अच्छा, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंप्यूटर से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये जान लो कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। साथ में विश्व में किसको कहा जाता है? सिमोर क्रे को कहा जाता है, ये भी याद रखना। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम 8000। और भारत में बनाता कौन है? सीडेक पुणे। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। अब ध्यान से सुनना, परम प्रवेगा इस सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया था? IISc बंगलुरु में। वहीं परम गंगा को IIT रुड़की में। और गंगा नाम से एक ऑपरेशन भी चलाया था यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए। और गंगा नाम से हमने जो पहली क्लोन बनाई थी गाय की बछड़ी, उसका नाम गंगा ही रखा है हमने।
और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया? आईआईटी खड़गपुर में। परम अनंत को हमने स्थापित किया आईआईटी गांधीनगर में। जबकि परम कामरूप को स्थापित किया आईआईटी गुवाहाटी में। परम पोरुल को स्थापित किया एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। वैसे आप जानते हो, अगर पूछे कि विश्व का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है। और अगर पूछे कि कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करेगा, तो कनाडा। अभी 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आई थी, जिसमें टॉप पे कौन सा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का फ्रंटियर, जो सबसे तेज है। लेकिन भारत का एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत, ये इस लिस्ट में 75th नंबर पर रहा था। इसको सीडेक पुणे ने ही तैयार किया। और अभी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भरोस, मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम हो गया। इसको किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया। तो यहाँ पे ये 12-13 पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा है, और ये सारे वही प्रश्न हैं जो आपके करंट अफेयर्स में आपने पढ़े थे कभी ना कभी। वो सारे एक साथ मैंने आपको, मतलब पूरे साल भर का कंप्यूटर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, वो यहाँ पे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपका कंटेंट तैयार करने में मुझे कितनी मेहनत लगती है। पूरी रात लग जाती है, दिन भर लग जाता है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं, वो भी फ्री में। ऊपर से इनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपकी क्विज भी बना करके देता हूं, वो भी फ्री में। लेकिन जब अपने वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो मुझे सच बता रहा हूँ, दिल से बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है कि कोई एक बच्चा है जिसने रात भर जाग करके पूरे साल भर मेहनत की है और फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता। तो उस वक्त आप फील कर सकते हो कि कैसी फीलिंग रही होगी उस बच्चे की। वो सेम फीलिंग मुझे होती है। तो इसीलिए मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, वहां पे शेयर जरूर कर दिया करो। ये काम आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा करने से अपने वीडियोस को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बाकी चलो देखो, यहाँ पे ये ऑप्शंस का भी मैं आपको रिवीजन करवाऊँ कुछ। तो ये लीसा नाम आपने सुना होगा। अभी उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च की थी, उसका नाम लीसा रखा था। प्रबल नाम सुना है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है ये, जिसका निर्माण कानपुर फैक्ट्री में हुआ था। और निराक्षी क्या है? एक पनडुब्बी है जो पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाएगी। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर देखो, अभी सिमोना हालेप का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो इनका संबंध टेनिस से है। अब इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, और इनका नाम न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई, और इस तरह से इन पे 4 साल का बैन लगा दिया गया। मतलब अब ये 4 साल तक खेल नहीं पाएंगी। डोप टेस्ट मतलब क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा डोपिंग के कारण इन पे कई बार आपने सुना होगा किसी खिलाड़ी पे डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो डोपिंग मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर स्पोर्ट्स में, यानी कि खेल में, अगर आप प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हो, और उन दवाओं का सेवन करने से क्या होता है? आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आप में एनर्जी आ जाती है। तो वो जो प्रतिबंधित दवाएं होती है, अगर कोई उनका सेवन कर लेता है तो उसे डोपिंग कहा जाता है। और फिर जब उनका टेस्ट होता है, तो यूरिन वगैरह टेस्ट से ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर उन पे दंड के रूप में उनको बैन कर दिया जाता है, कुछ सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है खेलों से। तो जैसा कि अभी सिमोना हालेप पे लगा दिया गया 4 साल का प्रतिबंध। आप पूछोगे ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये रोमानिया की हैं। रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। हमने कहा है, आपने इनका नाम सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि ये 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। एक तो 2018 में फ्रेंच ओपन जीता था इन्होंने, और 2019 में विंबलडन ओपन जीता था। और ग्रैंड स्लैम से याद आएगा, अभी साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इस बार 2023 के चारों हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल का जीता आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की है। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने ही जीता, और वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की है। और ईगा स्विएटेक याद है, अभी ये इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। इनके अलावा एक और बने थे, राफेल नडाल, वो स्पेन के हैं। फिर विंबलडन ओपन की बात करते हैं, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। मेन सिंगल इसमें जीता कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और अभी जो यूएस ओपन हुआ था, उसमें मेन सिंगल का नोवाक ने ही जीता है, और वुमेन जीता है कोको गॉफ ने, ये अमेरिका की है। ये नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान ही रखने हैं। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अभी विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में।
यह भी हो चुका है। 15 से लेकर 17 सितंबर तक ये हुआ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ और इस बार ये इसका 14वां संस्करण था। वैसे अगर बात करें तो इसका पहला संस्करण ये 1990 में हुआ था कोच्चि केरल में। और इस बार की थीम क्या है वैसे? विजन 2030 स्पाइसेस। और यहाँ पे स्पाइसेस की फुल फॉर्म भी है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाउल ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का कटोरा किसे कहते हैं, किस देश को? तो आंसर होगा इंडिया को। और अगर आपसे पूछे कि गार्डन ऑफ स्पाइस किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। ये स्टैटिक पॉइंट है आपके। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको याद होगा लेटेस्ट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे? जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। और याद होगा अभी फरवरी में ही 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 हुआ था फिजी में। और तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ बैंकॉक में। अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक जो हुई, इसकी मेजबानी भारत ही कर रहा है। और अभी 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन पहली बार होगा भारत में भी कहाँ? बेंगलुरु में। और संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का जो 7वां संस्करण है ये हुआ था नई दिल्ली में। और खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा कहाँ पे? भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सम्मेलन समिट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई। तो अभी एसबीआई ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया। और अब इस कार्ड को क्यों लॉन्च किया गया? तो एक्चुअली में इस कार्ड का उपयोग आप ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी को मेट्रो में जाना है तो उसके लिए उसको मेट्रो कार्ड रखना पड़ेगा। बस में जाना है तो अलग कार्ड होगा। अगर पार्किंग को यूज करना है गाड़ी खड़ा करने के लिए तो उसके लिए अलग कार्ड होगा। तो एसबीआई ने क्या करा, इन सबको इंक्लूड करके केवल एक कार्ड लॉन्च कर दिया। इसमें ये सारी सुविधाएं होंगी। तो आप मेट्रो में जाओ, बस में जाओ और पार्किंग जैसे कई जगहों पर डिजिटल टिकटिंग पेमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जिसको लॉन्च किया एसबीआई ने। देखो पहले एसबीआई की बात करते हैं। स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और इसके जो पूर्व चेयरमैन थे उनका नाम था रजनीश कुमार। और उनका नाम आपने पढ़ा होगा, मास्टर कार्ड इंडिया के वो चेयरमैन बन गए। और इनकी एक बुक भी आई थी कुछ समय पहले जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और याद रखना, श्रीनगर के डल झील में 13वां एटीएम खोलने वाला पहला बैंक एसबीआई ही है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर भी लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। बाकी अभी यस बैंक, इसने आइरिस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। और कैनेरा बैंक ये रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सहकारी बैंक बना। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर होगा केरल। एडीआर की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और इसने अभी सांसदों पर दर्ज क्रिमिनल केसेस को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। और इसमें बताया गया कि देश के कुल 763 सांसदों में से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। और इनमें भी 194 सांसदों के खिलाफ तो हत्या और महिलाओं से अत्याचार के गंभीर केस हैं। और इन सब मामलों में टॉप पर है केरल। मतलब वहां के 73% जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन अगर बात करें कि गंभीर अपराध के मामलों में जैसे कि हत्या, मर्डर, ऐसे गंभीर मामलों में बिहार 50% एमपीज के साथ, सांसदों के साथ सबसे आगे है। अच्छा, आपको याद होगा, एडीआर से तो याद आ गया होगा, अभी इसने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया था कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन, सबसे गरीब कौन। तो अमीर कौन थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गरीब कौन? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया गया रिपोर्ट के अनुसार। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अच्छा, अगर आप में से कोई वीडियो पहली बार देख रहे हो ना तो मुझे ज़रूर बताया करो।
कि एक तो आपको सेशन कैसा लगा और आपको क्रिक एग्जाम के बारे में कैसे पता चला। बाकी अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको रिवीजन कराता हूँ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा, अभी रैंकिंग आई उसके अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पे। फिर पूछा, आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा ये कहाँ पे स्थापित की गई, मध्य प्रदेश। फिर पूछा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की, उड़ीसा। फिर पूछा, विश्व ओजोन दिवस मनाया 16 सितंबर। फिर पूछा, भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राहुल नवीन। फिर पूछा, टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। फिर पूछा, किस राज्य सरकार ने कलेगनार महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू की, तमिलनाडु। फिर पूछा, अभी किसे फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया, राहुल मिश्रा। और पूछा, अभी सितंबर 2023 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 को शुरू किया, तो जयपुर। फिर पूछा, अभी किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया, तो एयर इंडिया ने। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में या अपने स्टडी ग्रुप्स में। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस जरूर किया करो भाई। जो आप पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अभी तो ये क्वेश्चन हमने पढ़े ही हैं, अभी क्या प्रैक्टिस करेंगे, बिना क्वेश्चन देखे हम आंसर लगा देंगे, तो आज के दिन की मत करो, 5-6 दिन पहले की उठा लो। लेकिन प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, छोड़ना नहीं है, ताकि आपको पता लगे कि आपको चीजें कितनी याद है। या आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इससे आप ही को कॉन्फिडेंस आएगा और अगर कोई गलती होगी तो यहीं पे सुधारने का मौका मिल जाएगा। ये मत सोचो कि एग्जाम में होगा, जो देख लेंगे एग्जाम में गलती हो जाएगी तो फिर सुधारने के लिए फिर से 1 साल लगेगा जब अगला एग्जाम आएगा। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए यहीं तैयारी कर लो। जो गलतियां करनी है वो यहीं कर लो। आपने देखा होगा ना, पुराने समय में राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे, लेकिन युद्ध की प्रैक्टिस वो पहले से ही किया करते थे ताकि जो गलती होनी है वो यहीं हो जाए। युद्ध में गलती हो गई तो मारे जाएंगे, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे खिलाड़ी है, जब खेल के लिए जाते हैं, चाहे ओलंपिक हो गया चाहे कहीं भी हो गया, लेकिन उससे पहले वो हजारों बार डेली प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो गलती होनी होगी वो यहीं हो जाए, वहां मौका नहीं मिलेगा सुधरने का। तो उसी तरह आपके लिए भी है, आप भी खिलाड़ी हो, आप भी योद्धा हो, तो जितनी प्रैक्टिस करनी है यहीं कर लो। मैं क्विज बना करके आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, बस आपको लगानी है। बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला कल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा इसका ग्रेगोरिया तुंजुंग। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।